मनाए उत्सव। ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव। आओ मिलके मनाए। आजादी की ऊर्जा का है अमृत, नए नए विचारों का है अमृत, नए नए संकल्पों का है अमृत, आत्मनिर्भरता का ये अमृत। ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव। आओ मिलके मनाए। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं शशि और आप मेरे साथ देख रहे हैं आज का विशेष कार्यक्रम। आज हम बात करेंगे आज़ादी के अमृत महोत्सव में किसानों की आमदनी बढ़ाने में कृषि विश्वविद्यालय की भूमिका। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का ऐलान किया हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। आज़ादी का अमृत महोत्सव के माध्यम से भारत अपने लोगों की संस्कृति और उनके गौरवशाली उपलब्धियों के इतिहास का जश्न मना रहा है। आने वाला 25 साल भारत के लिए अमृत काल होगा। यह महोत्सव है आज़ादी के इतिहास का, नए संकल्पों के साथ का, आत्मनिर्भरता के आगाज़ का और भारत के विश्व गुरु बनने के एहसास का। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बहुत ही खास मेहमान, जो कृषि विश्वविद्यालय पूसा के कुलपति श्री रमेश चंद्र श्रीवास्तव जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सर, सर्वप्रथम आपसे ये जानना चाहूँगी कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने आज़ादी के अमृत महोत्सव तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य रखा था, तो बिहार के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? बिहार के संदर्भ में थोड़ा सा दुख के साथ कहना पड़ता है जी। कि जहां हमारी जो बिहार के किसानों की औसत आमदनी जो है वो देश के किसानों की औसत आमदनी की 1/3 है। जहां देश के किसानों की औसत आमदनी करीब 1 लाख रुपए प्रति वर्ष है, हमारे बिहार के किसानों की आमदनी मात्र 33-34 हज़ार रुपये प्रति वर्ष ही है। तो हमारी आमदनी दुगनी भी हम करते हैं तब भी अभी हम बहुत पीछे रहेंगे देश की एवरेज से। इसमें जो सबसे बड़ा जो हमारा योगदान रहा है किसी विश्वविद्यालय, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये नारा दिया कि हमें किसानों की आमदनी दुगनी करनी है, तो हम हर श्रेणी के किसानों के लिए तकनीकें विकसित कर रहे हैं ताकि उन तकनीकों को अपनाकर किसान अपनी आमदनी बढ़ा सके। जैसे मान लीजिए हम शुरुआत करते हैं अपने उत्तरी बिहार के मैदानी क्षेत्र से। ज़्यादातर यहाँ पे धान और गेहूँ की फसल होती है। इन दो फसलों का अगर हम उत्पादन इस समय देखें तो करीब औसत उत्पादन हमारा साल भर का 5 टन प्रति हेक्टेयर है। जी। हमने ये करके दिखाया है कि 3 HP के जो हमारे पंप हैं, जिससे इरीगेशन का खर्चा कम आता है, हम पूरे एरिया को इरीगेट कर सकते हैं। ड्रेनेज कम रिचार्ज स्ट्रक्चर हमने डिज़ाइन किया है, जिससे हम अपनी जो जल जमाव वाली समस्या है उससे भी कुछ हद तक निजात पा सकते हैं। और इन दोनों को मिला के अगर हम सही ढंग से करें कल्टीवेशन, तो करीब 10 टन प्रति हेक्टेयर का लक्ष्य हम हासिल कर सकते हैं। और इसे हमने करीब 600 एकड़ से ज़्यादा एरिया में करीब 15 जिलों में हमने इसे करके दिखाया है। तो इस तरह सीधे सीधे आप 5 टन से अगर 10 टन उनकी हम 10 लाख हेक्टेयर में भी कर पाते हैं, तो उनकी आमदनी सीधे सीधे जो बढ़ती है वो बढ़ जाती है करीब 5,000 करोड़ रुपए हमारे 10 लाख हेक्टेयर से ही बढ़ जाती है। तो ये हमारे, जबकि आपको बताने चलूँ कि हम धान 32 लाख हेक्टेयर में पैदा करते हैं, 23 लाख हेक्टेयर में हम गेहूं पैदा करते हैं। तो इस तरह कम से कम 20 से 25 लाख हेक्टेयर एरिया ऐसा है जहां गेहूं और धान की खेती होती है। और हम केवल 10 लाख हेक्टेयर की बात बता रहे हैं कि आप 5,000 करोड़ रुपए इससे ज़्यादा कमा सकते हैं। इसके अलावा ये तो उन किसानों के लिए जो कि केवल यही करते हैं। इसके अलावा उन किसानों के लिए जिनके पास खेती ज़मीन काफ़ी कम है, उससे इनकम होने के बावजूद भी मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारी टेक्नोलॉजी, जैसे खेत छोटे हैं, टेक्नोलॉजी हमारी ऐसी होनी चाहिए कम से कम उसे हम बिलो पॉवर्टी लाइन से तो किसान को ऊपर उठा सकें।
तो हमने एक नया टर्म को ही स्टार्ट किया सेकेंडरी एग्रीकल्चर का, और जिसमें हमने जो एग्रीकल्चर वेस्ट हैं उनके मोनेटाइजेशन का, उसके मौद्रिकीकरण की बात शुरू की। जी जी। आप सबको पता होगा सुखेत मॉडल के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी का के हम बहुत ही एहसानमंद हैं कि उन्होंने अपने मन की बात में हमारे इस कार्य मॉडल की सराहना की। इससे हमने पाया है कि हम किसानों को प्रति वर्ष हर फैमिली को 6,000 रुपये और एक्स्ट्रा हम दे सकते हैं केवल उनसे गोबर लेके। करीब हमारे पास 1.5 करोड़ से 1.25 करोड़ किसान फैमिलीज हैं। अगर हर किसान फैमिली अपना जो गोबर होता है उस गोबर को अगर हम यूटिलाइज कर लें तो करीब करीब 6 मैंने जो टोटल किया सुखेत मॉडल से करीब हम 9,000 करोड़ रुपए की आमदनी और एक्स्ट्रा किसान को दे सकते हैं। इसके अलावा जो मैकेसी वेस्ट और हैं, केला हमारी सबसे बड़ी एक क्रॉप है, 33,000 हेक्टेयर में हम केला उगाते हैं। और अगर आप किसानों से बात करें कि केले का थंब का आप क्या करते हैं, वो कहते हैं काट के फेंक देते हैं साहब, उसके बाद तो सड़ता रहता है। हमने तकनीक निकाली कि इससे हम जो रेसा बना सकते हैं और उस रेसे से हम विभिन्न उत्पाद बना सकते हैं। और मज़े की चीज़ ये है कि उसको उत्पाद को बनाने के लिए हमें किसी फैक्ट्री की ज़रूरत नहीं है। हम अपने ही जो हमारी महिलाएं हैं, जिन जो स्वयं सहायता ग्रुप हैं, बने हुए समूह, उनके थ्रू हमारी महिलाएं की अगर हम कला देखें, कला में वो किसी कहीं से कम नहीं है, बल्कि उसकी कला चाहे वो मधुबनी की कला हो, चाहे हमारे भोजपुर इलाके की कलाएँ हों, जिससे वो टोकरी वगैरह बनाती हैं। जी जी। हम अगर केले के थंब का हम उपयोग कर सकते हैं। अब सोचिए हर वर्ष हम 10 करोड़ केले के थंब को उठा के जस्ट फेंक देते हैं जी। और अगर हम उस 10 का हम यूटिलाइज करें तो हम 5 रुपये पर थंब तो दे ही सकते हैं उसे। अब 50 करोड़ उसको बड़े आराम से हमारे केले के किसानों को एक्स्ट्रा हर साल मिल सकता है। ये तो लघु उद्योग हो गया, बहुत ही अच्छी बात है महिलाओं के लिए, और वो अपना उद्योग भी चला सकती है इस तरह से। क्योंकि हम महिलाओं के लिए एक और चीज़ मैं कहता चलूँगा यहाँ पे, हमारी जब टेक्निक हम महिलाओं के लिए बात करते हैं, मैं अक्सर कहता हूँ कि नहीं, हम उनके लिए ऐसी तकनीक दें कि वो अपने बचे हुए समय को यूटिलाइज करके कमाएं। ऐसा नहीं कि जो उनकी परिवार के प्रति जिम्मेदारियां, सबकी जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ लोग बाहर निकल के कमा रही हैं, कुछ अपने घर में ही रह रही हैं, लेकिन ये कहना कि घर कुछ एक लोगों की ऐसी धारणा होती है कि अच्छा क्या करती है, घर में बैठ के खाना पका रही है और बच्चे पाल रही है। जी जी। बच्चे पालना भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है देश के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, जितना बाकी कोई और काम करना। आखिर हम देशों के कंधे अब थक रहे हैं, हमें कहीं किसी न किसी को तो ये जिम्मेदारी अगली पीढ़ी को देनी है। वो पीढ़ी को तैयार कौन करता है? माँ करती है। तो ये कहना कि नहीं, माँ के उस काम को हम कमतर करके बिल्कुल ना आके, हाँ, उसकी आमदनी बढ़ाने के लिए हम ऐसी तकनीकें विकसित करें जो कि अपने वो खाली समय जो उनको मिलता है उसमें उपयोग करके वो हम आमदनी बढ़ा सकें। और केले के थंब वाली वो उसी तरह की हमारी ये एक तकनीक है। जी। दूसरी तकनीक, इस समय पराली जलाने का, धान का जो पुआल होता है उसको जलाने का बहुत बड़ा चल पड़ा है, प्रॉब्लम हो रही है। वो हमने उसको निकाला है कि एक बड़ा अच्छा सिस्टम हम डेवलप करने जा रहे हैं। जो धान का पुआल है उसे काट के हम किसान को कहेंगे इसका कंपोस्ट बनाइए, कंपोस्ट आप हमें दे दीजिए, हम कंपोस्ट को लाके उसमें बैगिंग करेंगे, हर बैग में हम मशरूम के स्पान डाल लेंगे और फिर 30 फैमिलीज को हम दे देंगे कि आप जो इससे मशरूम उगाइए। और 21 दिन बाद हम जाकर उसमें से मशरूम काट के लाएंगे और मशरूम की पैकेजिंग करके ठीक से करके उसे हम मार्केट में बिक्री कर देंगे और वो कंपोस्ट हम वापस लाएंगे, उस कंपोस्ट को हम फिर अलग से बिक्री करेंगे। इस टोटल सिस्टम में हम जो है लोगों को, जो हमारी भावना है कि हम स्कैटर्ड एम्प्लॉयमेंट दें। होता क्या, कुछ लोग क्या बात करते हैं, जब हम कंपनी की बातें करते हैं, फैक्ट्री लगाने की बात करते हैं, तो हम एक कंसंट्रेटेड एम्प्लॉयमेंट करते हैं। हम कंसंट्रेटेड एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रहे, हम स्कैटर्ड एम्प्लॉयमेंट की बात करें। लोग अपने घर में रह के अपना काम करते हुए उससे उगाएं। और मैं बताना चाहूँगा कि मशरूम हमारे लिए, जो हमारे मजदूर वापस लौटे थे कोविड के समय, उनके लिए एक रामबाण साबित हुआ है। उन्होंने इससे बहुत अच्छी अपनी रोजगार को फिर से अपने परिवार को खड़ा किया है। यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा, बहुत हर्ष की बात है कि बिहार इस समय जो है मशरूम उत्पादन में टॉप पे है। 28,000 टन का मशरूम उत्पादन इस वर्ष हुआ है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने बताया। और जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है सर। 12,000 टन से शुरू हुआ था। आज से 10 साल पहले उत्पादन कुल 12,000 टन था। 10 सालों में 16,000 टन बढ़ा है, 28,000 टन हो चुका है। और
चाहे आप कह सकते हैं कि मैं सेल्फ कांग्रेचुलेटरी मोड में हूँ, लेकिन मैं अपने विश्वविद्यालय, अपने ही वैज्ञानिकों को बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने पिछले 10 सालों में बहुत मेहनत की है इसके ऊपर, जिसका आज ये असर है। न केवल इससे करीब करीब जब अनएम्प्लॉयमेंट की बात चलती है तो मैं कहता हूँ 50,000 लोगों को रोज़गार हमारा केवल ये मशरूम उत्पादन दे रहा है। उसको लोग काउंट नहीं करते, क्योंकि जो महिला घर में उगा रही है अगर मशरूम, तो उसको कहता है वो तो अपने घर में काम कर रही है, उसको हम अपने एम्प्लॉयमेंट में काउंट ही नहीं कर रहे हैं। मुसीबत ये है। इसके अलावा अरहर के डंठल, अरहर के पहले क्या होता था, अरहर के डंठल हम ज़्यादा यूज करते थे जलावन में। जलावन, अब वो गैस आ गई तो अब इसके लिए जलावन की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम सुखेत मॉडल पे ऑलरेडी हम LPG पे बात कर चुके हैं। उन डंठलों का प्रयोग करके हम उससे वुडन कटलरी बना रहे हैं। आपने देखा होगा आजकल रेलवे में और एयर क्राफ्ट में वो वुडन कटलरी देते हैं। हम वुडन कटलरी यूज कर रहे हैं, बना रहे हैं। उससे हम फर्नीचर बना रहे हैं, जैसे कि इनके फर्नीचर होते हैं। उसे हम अगरबत्ती का जो बीच का डंठल होता है वो भी हम उससे बना रहे हैं और उससे फ़ायदा कर रहे हैं। उसमें भी हम अगर अरहर का सारा कर लें तो करीब करीब मैंने कैलकुलेट किया 350 करोड़ रुपए उससे हमारे किसानों को एक्स्ट्रा आमदनी हो सकती है। इसी तरह मक्का का जो मक्के का दाने निकालने के बाद जो बच जाता है उसे काब स्टोन कहते हैं, यहाँ अपनी लोकल भाषा में उसे हम लेना बोलते हैं। उसका हमने बना रहे हैं कि हम थर्मोकोल का रिप्लेसमेंट पैकेजिंग के लिए, और अगर वो बनता है हम 15 लाख टन लेढ़ा निकालते हैं। और जानती हैं वो लेढ़ा कहाँ फेंका जाता है? फेंका जा रहा है सड़क के किनारे, और पानी के साथ बहके वो हमारे नदियों नालों में जाके घुस जाता है, गलता है नहीं तुरंत, और वो हमारे नदी नालों को चोक कर दे रहा है। और चोक करने का हमारे यहाँ बाढ़ आ रही है, हमारे घर का पानी नहीं निकलता, हमें जल जमाव का सामना करना पड़ता है। तो सच में ये बड़ी बधाई के पात्र हैं कृषि वैज्ञानिक कि उन्होंने एक ऐसा जरिया उत्पन्न किया जिससे कि हमारे जो किसान कोरोना टाइम में बाहर चले गए थे वो आए और मुनाफा उनको हुआ। और दूसरी बात है कि हमारी महिलाएं जो कि घर के साथ साथ लघु उद्योग भी शुरू किया और आत्मनिर्भर बनी। तो सर ये बहुत ही बड़ी बात है और हमारे किसान जो हैं वो मतलब उनकी आय में वृद्धि हुई और वैज्ञानिक सच में बधाई के पात्र हैं इस तरह से। धन्यवाद। तो सर एक सवाल मैं जानना चाहूँगी कि जैसे कि आपने कहा कि हमारे बिहार के किसान की जो आय है वो राष्ट्रीय औसत 1/3 है, तो बिहार के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए क्या एक ही योजनाएं चलाई जाएंगी या अलग अलग जगहों पे बिहार में अलग अलग योजनाएं चलाई जाएंगी? नहीं, अलग अलग एक ही, वो कहते हैं ना वन साइज विल नॉट फिट द ऑल। एक ही टेक्नोलॉजी सबके लिए नहीं चलेगी। हमने केले के किसानों के लिए अलग बात की, अरहर जो उगाते हैं उनके लिए अलग बात की, जो मक्का उगाते हैं उनके लिए अलग बात की, जो केवल डेयरी चलाते हैं उनका गोबर का उपयोग करके हमने अलग किया कि उनको अलग से हम मिल सकता है, जो धान और गेहूँ उगाते हैं उनके लिए अलग हो गया, जो हमारे भूमिहीन किसान हैं अब उनके लिए है, उनको हम स्किल देखें। जैसा अरहर का मैंने बताया कि अरहर से हम कटलरी बना रहे हैं। अब कटलरी बनाने के लिए तो आदमी चाहिए ना, वो ट्रेंड एक बढ़ी चाहिए, जितनी जो लकड़ी का काम जानता वो ज़्यादा अच्छा बना सकता है उसे फर्नीचर। तो हम उसको केवल इनपुट मटेरियल दे रहे हैं और बनाने का काम वो अपना कर रहा है। उससे वो बनाएगा, वो भूमिहीन है तब भी उसे रोजगार मिलेगा। अगर वो मशरूम उगाता है तो मशरूम से उससे रोजगार उसे मिलेगा। एक जैसे और एक हमने तकनीक विकसित की जिसमें हम जो तकनीकें विकसित कर रहे हैं, हम अलग अलग तरह से बातें कर रहे हैं कि हम अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और वाइट कॉलर जॉब, हम जो एक अब सिस्टम हम अपने ही सरैया मुजफ्फरपुर में जगह है वहाँ हम लगा रहे हैं, पूरे सारे सिस्टम को एक जगह। अब सारी मशीनें हम इस तरह बना रहे हैं कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम हो जाए जहाँ पे सब कुछ इकट्ठा होगा, सब जगह बटेगा, फिर से प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट की एक जगह मार्केटिंग होगी। अब उसको मार्केटिंग करने के लिए, उसकी पैकेजिंग करने के लिए, उसका हिसाब रखने के लिए हमें वाइट कॉलर एम्प्लॉय भी तो चाहिए। तो वाइट कॉलर को भी हम रोजगार देंगे। तो इस तरह टोटल हमने कैलकुलेट किया कि अगर एक सिस्टम है तो करीब 400 लोगों को हम रोजगार उसमें एक सिंगल पंचायत में दे सकते हैं। तो हमारी 8000 से ऊपर पंचायत हैं। मैं अक्सर बातें करता हूँ, लोग मेरे को देख के हंसते हैं। मैं कहता हूँ मेरी जो टेक्नोलॉजी हैं हम 40 लाख लोगों को रोजगार दे सकते हैं। मैं नौकरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ कि हम 40 लाख लोगों को रोजगार दे सकते हैं। एक और सिस्टम जैसे हमने विकसित किया है RAS, रैपिड एक्वाकल्चर रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम, जिसमें हम छोटी सी जगह में मछली पैदा करते हैं। हमने कहा ये मछली जो पैदा हो रही इसका रेट थोड़ा सा कम है,
क्योंकि तिलपिया का रेट थोड़ा मार्केट में कम है। हम जो रोहू और कतला खाने वाले हैं उनके लिए उतना अच्छा स्वाद नहीं आएगा। जी जी। हम अब उसकी कुकीज़ बनाते हैं, हमारी एक महिला साइंटिस्ट है वो बनाती है। कुकीज़ अगर बन जाए और उस कुकीज़ को हम आंगनबाड़ी में केवल सप्लाई कर दें, आंगनबाड़ी में रोज़ 2 कुकीज़ हम बच्चों को अगर खिला देते हैं, उनकी 40% प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। आपको ये हमारे दर्शकों को जानकर ये तो दुख बड़ी अच्छी होगा बात है सर। और आश्चर्य होगा कि पूरे देश के करीब 30 से 40% जो स्टंटेड बच्चे हैं वो हमारे दुर्भाग्यवश बिहार में हैं। अगर उन बच्चों को आंगनबाड़ी में हम 2 कुकीज़ रोज़ दे सकें तो उनकी प्रोटीन की आधी रिक्वायरमेंट उससे पूरी हो जाएगी और स्वस्थ बच्चे होंगे। और स्वस्थ बच्चे होंगे। जी, जी। स्वस्थ बच्चे का मतलब स्वस्थ प्रदेश, स्वस्थ हमारा भविष्य। बिल्कुल बिल्कुल। तो और उससे अब 85,000 हमारी आंगनबाड़ी हैं पूरे हमारे बिहार में। अगर हम एक आंगनबाड़ी में करें, इस टोटल सिस्टम में 5 लोगों को रोज़गार मिलेगा। अब उसी में अब महिलाएं भी जोड़ लीजिए। हमारी जब हम टेक्नोलॉजी बनाते हैं तो ये नहीं कहते कि ये महिलाओं के लिए होगी कि ये पुरुषों के लिए होगी। टेक्नोलॉजी हमारी जेंडर न्यूट्रल होती है, लेकिन उसमें हम भी साफ देखते हैं कि अब कुकीज़ बनाने का काम जितना अच्छा महिलाएं कर सकती हैं उतना अच्छा जेंट्स नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ तो महिलाओं को रोजगार मिलेगा ना जी। और ज़्यादा सेंसिटिव होंगी कि बच्चों को खिलाना है। तो इस तरह की चीज़ों से हम रोजगार भी पैदा कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि मैं थोड़ा क्लेम जानबूझ के बहुत ज़्यादा उस पर इम्फेसिस देता हूँ कि कोई तो आके कहे कि अच्छा आप करके तो दिखा दो, कम से कम 40 लाख नहीं 4 लाख ही पैदा करके दिखा दो रोजगार। हम उसके लिए तैयार हैं। चैलेंज बड़ी अच्छी बात है, इससे महिलाएं भी हमारे यहाँ की आत्मनिर्भर हो रही हैं। और आपके विश्वविद्यालय द्वारा सुविकसित सुखेत मॉडल की प्रशंसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी की है, जैसा अभी आपने चर्चा भी किया सर। तो इसका उपयोग कैसे किया जाता है जिससे किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सके? इसमें हम आमदनी नहीं बढ़ा रहे हैं, हम उसका एक खर्चा अपनी तरफ से पूरा कर दे रहे हैं। हम कह रहे हैं आप रोज़ हमें 20 किलो गोबर दे दीजिए और रोज़ 60 दिन में आपका 1200 किलो गोबर हो जाएगा। जिस दिन 1200 किलो गोबर हो जाएगा, आपका जो एलपीजी का सिलेंडर है उसे हम भरवा के आपको एलपीजी सिलेंडर देंगे। हम कैश नहीं देंगे क्योंकि हमारी उसमें थोड़ा सा, मुझे आप कह सकती हैं, मैं जानता हूँ कैश गया हाथ में, उसके बाद से उस महिला के लिए कुछ नहीं होगा। कहें अरे उसमें उपले पे तू रोटी बनाती थी, उपले पे बना, इससे तो बहुत सारे काम आएंगे। काम आ जाता है, हम सबकी प्रॉब्लम है। हम लोग सैलरी पेड हैं, तब भी अगर डीए की किस्त एक्स्ट्रा मिलती है तो कहते हैं अच्छा ये काम आ गया दूसरे कामों के लिए, तब भी हम प्रायोरिटी हो जाती है परिवार में। तो हमारा ये है कि नहीं, उज्ज्वला योजना के तहत जिनको भी गैस कनेक्शन मिला है, रिफिल के कारण रिफिल के पैसे न होने का काम, रिफिल अगर नहीं करा पा रहे हैं तो उनसे हम कहेंगे कि नहीं, आपको हम रिफिल कराया हुआ सिलेंडर देंगे, आप हमें 20 किलो गोबर रोज दीजिए। और गोबर ही नहीं, उसके साथ हम उनका कूड़ा भी उठा रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ उसमें हमारे 4 उद्देश्य पूरे हो रहे हैं। उज्ज्वला योजना को सपोर्ट कर रहे हैं हम, सफाई रख रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है गांव में कोई कूड़ा उठाने की तो व्यवस्था होती नहीं है। घर का कूड़ा निकला, ले जाके किनारे पे घूरा पे डाल दिया। दूसरा ये, तीसरा जो जैविक खेती के लिए हमारे किसान शुरू कर रहे हैं, उनको जैविक खाद सही ढंग से मिलती नहीं है। हम ऑन द स्पॉट उनके गांव में जैविक खाद उनको हम दे रहे हैं, जो कि एक अच्छी क्वालिटी की खाद है, जो वो खुद देख रहे हैं कि हमारे सामने बन रहा है। और तीसरा सैनिटेशन तो है ही है, हमारा सबसे बड़ा सैनिटेशन है और एम्प्लॉयमेंट है। एक सुखेत मॉडल हमने जो बनाया है 100 फैमिलीज के लिए होगा और हर सुखेत मॉडल से करीब 4 से 5 लोगों को रोजगार मिल जाएगा। 4 हमारे अनस्किल्ड होंगे, 1 हमारा सुपरवाइजरी टाइप का स्टाफ होगा जो सारा हिसाब किताब रखेगा। तो 5 लोगों को करीब हम रोजगार दे पाएंगे। अब हमारी करीब 1.5-2 करोड़ हमारी फैमिलीज हैं, फार्म फैमिलीज हैं। 100 फैमिलीज के ऊपर आप एक कहें तो करीब करीब हमें 15 लाख चाहिए। अब 15 लाख अगर हम बनाते हैं, आप सोच कि 1.5 लाख बनाते हैं, 1.5 लाख अगर हम सुखेत मॉडल बना देते हैं। अब जोड़ लीजिए, वही कैलकुलेशन जब मैं करता हूँ तो इतना माइंड बॉगलिंग हो जाता है, तो बोलने में लगता है यार हम बोल क्या रहे हैं, ये होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह हम बता सकते हैं कि इतने लोगों को रोजगार मिलेगा। 6,000 रुपये अगर हम 1200 रुपये का एक सिलेंडर दे रहे हैं, 900 रुपये का, 1000 रुपये का एक सिलेंडर दे रहे हैं, साल में अगर हम 6 सिलेंडर देते हैं तो 6,000 रुपये सीधे सीधे किसान के, उसकी आमदनी बढ़ रही है, या कहें कि एक खर्चा कम जा रहा है, उसका कम हो जा रहा है। ये और भी अच्छी बात है सर। और प्लस हमारे महिलाओं जिसका जो डाक टिकट जारी हुआ उस पर, उसके डाक टिकट की जो टैगलाइन थी वो यही थी,
धुआं मुक्त स्वच्छ गांव, गांव को भी स्वच्छ कर रहे हैं और धुआं भी, बिना धुएं के हमारी महिलाएं बेटियां जो हैं वो खाना बना रही है, जो कि आंखों के लिए बहुत ही वो हेल्थ का बाकी इशू जब जी, बताने जी। की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि धुएं से क्या क्या बीमारियां होती हैं। जी। तो आपका विश्वविद्यालय कृषि अपशिष्टों का मुद्रीकरण कर रहा है, तो इसका उपयोग कैसे किए जाते हैं सर? नहीं, तो उसका उपयोग जैसे मैंने बताया, अभी जो हम सिस्टम डेवलप कर रहे हैं कि हम एक सेंटर एक पंचायत में बनाएंगे, वहाँ जी। पे उस एरिया के सारा वेस्ट आ जाएगा, उस वेस्ट को हम कन्वर्ट करके और उससे जो है स्कैटर्ड तरीके से हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे और वहीं से फिर पैकेजिंग होके उसकी एक मार्केट क्रिएट करेंगे। जैसे उसमें अब केले के हम रेशे का भी कर रहे हैं, केले का पल्प बना के हम नैपकिन्स बनाने की बात कर रहे हैं, कुछ एक उससे और जो रग वगैरह होता है जो हम फुट मैट होती है, डोर मैट, वो बनाने की बात कर रहे हैं। इसी तरह अरहर के हम जो है फर्नीचर बनाने की बात करें तो फर्नीचर बनेगा तो उसकी बिक्री के लिए जाएगा, बिक्री के लिए जब जाएगा तो उसके लिए भी तो कुछ सिस्टम चाहिए ना, उस सिस्टम को मैनेज करने के लिए आदमी चाहिए, वो एम्प्लॉयमेंट मिल रही। हमारा हर्बल गुलाल है, आपने देखा होगा शाम को जो सब्जी मंडी होती है, शाम को कितनी सब्जियों का कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, बिल्कुल, बिल्कुल। वो म्यूनिसिपल की गाड़ी आती है, ले जाती है, कुछ छोड़ जाती है, अगले दिन वो सड़ता रहता है। हमने किया है कि उसमें से कुछ सब्जियां जो ठीक ठाक थोड़ी सी होंगी उनको हम ला के धो के सफाई करके उनका जूस निकाल के उससे कलर करके हर्बल गुलाल बना रहे हैं। और वो हर्बल गुलाल बहुत अच्छा है, केवल ये है कि मार्केट डेवलप हो जाए। इस साल खादी ग्राम उद्योग ने हमारे यहाँ से ले जाके करीब 15 कुंटल उन्होंने हर्बल गुलाल बेचा है अपने स्टोर से, और अगले साल हम इससे और ज़्यादा भी करने की उम्मीद है। इसी तरह हम अब एक नई टेक्नोलॉजी करने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कितनी सफलता मिलती है। तरबूजा होता है, तरबूज की सारी जो है यही मई लास्ट तक जो है तरबूजा बिक जाता है, उसके बाद जितना बचता है वो समझिए किसान के लिए बेकार हो जाता है। हम उससे गुड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो गुड़ हमारा लो डायबिटीज वाला गुड़ होगा, मीठा होगा लेकिन इतना उसमें डायबिटिक नहीं होगी, उससे वो डायबिटिक वाला गुड़ नहीं हुआ। उसमें हम थोड़ी सी अभी एक और कुछ एक चैलेंजेस हैं जिसको हम पूरा मतलब इसे सारे लोग खा सकते हैं, जिनको डायबिटीज है वो भी खा सकते हैं, वो खा सकते हैं। तो वो अगर डायबिटिक वाला गुड़ बन गया, आप सोचिए किसान का जो वेस्ट चला जाता था, कम से कम 20 से 30% उसकी जो पैदावार है वो अनबिकी रह जाती है। उससे अगर हम गुड़ बना सकते हैं तो किसान की तो ओवरऑल आमदनी। अब तो हमने कहा है कि हम भाई अगर मार्केट में इस समय आपका 25 रुपये किलो बिक रहा है, हम 25 रुपये किलो तो नहीं खरीदेंगे, लेकिन हम 5 से 10 रुपये किलो के बीच में जो आपका 1 जून के बाद बच जाएगा वो हम खरीद लेंगे। ये तो बड़ी अच्छी बात है सर। तो उससे किसान की आमदनी बढ़ेगी। तो सर ये बताएं कि हमारे जो किसान हैं तो उसमें हमारे भूमिहीन भी आते हैं, तो उनके लिए विश्वविद्यालय ने क्या किया है? मैंने बताया जिस विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा अरहर के जो डंठल है, उन डंठलों से हमने कहा कटलरी बन सकती है, उनसे फर्नीचर बन सकता है, उससे हम अगरबत्ती भी बनाते हैं। तो जो हमारे भूमिहीन किसान हैं वो इसमें उनका काम निकल आएगा। अब केले का जो थंब है वो काटने के लिए उसको ला के उसको प्रोसेस करने में तो आदमी लगेगा ना, भूमिहीन किसान काम करेंगे, जिनके पास अपनी खेती नहीं है वो उसको यूज करेंगे। तो उस तरह से उन्हें उद्योग भी मिल गई है। उद्योग वो आखिर उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, मेन ये है। भूमिहीन किसान अगर उसके पास ज़मीन नहीं है उसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए कि उसको कम से कम साल में 300 दिन उसे रोजगार मिल सके। हम जो टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी हमने विकसित कर ली है उसको हम दिखा चुके हैं, तो 300 दिन उसे रोजगार मिल सकता है बड़े आराम से। सर महिलाओं की बातें आपने की, बहुत ही अच्छी बात बताई कि घर के साथ साथ वो अपने उद्योग को भी देख रही हैं। तो ये जानना चाहूँगी कि महिलाएं कृषि की रीढ़ होती हैं, तो ऐसी कौन सी नई तकनीक विकसित की गई है उनके लिए कि आज़ादी के अमृत महोत्सव तक उनके चेहरे पे खिलखिलाहट देखी जा सके? वो सबसे बड़ी खिलखिलाहट हमारी जो है वो मशरूम के थ्रू आ रही है। जो मशरूम से, मशरूम का चाहे वो स्पान बनाना हो, चाहे मशरूम उगाना हो, या मशरूम की बाद में जो प्रोसेसिंग है, हमने 4-5 चीज़ें उसमें की हैं। पहली चीज़ स्पान है हमारा। स्पान बनाने के लिए उसमें ज़्यादातर महिलाएं काम करती हैं। मैं आपको जमुई की एक बताता हूँ। मैं जब गया था तो मेरे जो कलीग थे उन्होंने उससे मिलवाया। उस परिवार में महिला थी, उसके 2 बेटियाँ थीं। तीनों लोग मिलके लैमिनर फ्लो जैसी मशीन को चला के उससे वो स्पान बनाते थे। मुझे बहुत कुछ, आज भी मैं कोट करता हूँ कि मेरे लिए महिला सशक्तिकरण का उससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। जिस परिवार की दोनों बेटियाँ
और जी। वो परिवार की महिला जो हाउसवाइफ है, वो हाउसवाइफ हाई स्कूल इंटर पास पढ़ी होंगी और वो बैठ के लैमिनर फ्लो जैसी मशीन ऑपरेट कर रही है, जिसको ऑपरेट करने के लिए हमारे यहाँ जो है वो 35-40 हज़ार रुपये की तनख्वाह कमाता है महीने की। तो इस तरह है। और मैं बताऊँ, यहाँ पे वैशाली में ही लालगंज में मनोरमा सिंह जी हैं, पिछले साल हमने उन्हें ICAR से अवार्ड भी मिला था। एक प्रतिभा झा है, मैं एक आध नाम याद रह गए मुझे, वो नाम बता, दरभंगा की हैं। मैंने अपने सामने पिछले 5-6 सालों, 6 साल हो गए मुझे, 6 साल में मैंने उनके में जो परिवर्तन देखा है, मशरूम उत्पादन करके, मशरूम की बिक्री करके जो उन्होंने काम किया है, वो चेहरे पे जो चेंजेज आए हैं, जो मनोरमा सिंह जी हैं, उनकी आमदनी आज की तारीख में 1 लाख रुपए महीना से ज़्यादा है। तो ये हमारा महिला सशक्तिकरण है, हमारी टेक्नोलॉजीज़ का यूज है। इसके अलावा हमने एक और किया, जब मशरूम उत्पादन बढ़ा रहे थे हम, तो मैंने सीधे अपने कहा कि सबसे बड़ी चैलेंज हमारे सामने ये होगा कि उत्पादन जब बढ़ जाएगा, अगर नहीं बिका तो क्या होगा, अगर नुकसान हुआ तो उसके बाद तुरंत हमने उससे 10 से 12 प्रोडक्ट डेवलप किए हैं। समोसा है, लड्डू है, नमकीन है, इवन पनीर भी हम बना रहे हैं मशरूम का। और उससे कि कोई भी मशरूम अगर अनबिका रह गया, दो अभी तक बिहार में प्रॉब्लम ये सारी नहीं चीज़ें बनी और इनको एक अच्छा मार्केट मिला सर। मिल जाएगा। और जो आप महिलाएं बनाने की निश्चित है कि जब कुकिंग का मामला है तो महिलाएं ज़्यादा अच्छी, हमारे यहाँ जो सिस्टम चल रहा है, बना रही है कंपनी हमारे यहाँ करती है, उसमें 4 महिलाएं हमारी काम करती हैं, बेटियां हैं सारी हमारे यहाँ की पढ़ी बच्चियां हैं, वो बच्चियां उसमें काम कर रही हैं। सर, कृषि विभाग से आप क्या कहना चाहेंगे? हमने मेरी अभी सेक्रेटरी एग्रीकल्चर जो डॉक्टर सरवण कुमार हैं, उनसे बात हुई है और हमने उन्हें एक प्रपोजल दिया है, जिससे हमने कहा है कि किसी दिन बैठ के हम बातें करेंगे। हम एक डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर सेपरेट करना चाह रहे हैं। जो मेरा प्रपोजल है सेकेंडरी एग्रीकल्चर, उसमें हमारा ये सारा मोनेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट हो जाएगा। सुखेत मॉडल वो डील करेगा सेपरेट, वो मधुमक्खी पालन वाला डील करेगा, वो जैगरी का डील करेगा, वो आपको मशरूम उत्पादन को डील करेगा। तो एक हमारी जो फोकस एग्रीकल्चर में, हमारी फोकस ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन पे रह जाती है, उससे हटक वो तो रहेगा ही, क्योंकि हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए वो ज़रूरी है। उसके लिए जो है वो हमारा साथ में चलता रहेगा, तो उससे हमारी किसानों की आमदनी और ज़्यादा बढ़ेगी। जी सर, चलते चलते आप आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक लाइन ने मैंने लिखी तो किसी और संदर्भ में थी, उस लिखना बस यही कहना बाकी कहूँगा, कुछ काम अभी बाकी है, कुछ काम अभी बाकी है, कुछ मुकाम अभी बाकी हैं। ए जिंदगी फतह करने को कुछ मंजिलें अभी बाकी। वाह वाह, बहुत अच्छे सर। सर, आप यहाँ आए और इतनी अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपने जो हमें मौका दिया कि मैं अपने विश्वविद्यालय के इन कार्यों के बारे में आम जनता को बता सकें। और सबका स्वागत है हमारे यहाँ। हमारी जो टीम है वो आपको कोई भी अगर काम शुरू करना चाहते हैं उसके बारे में बताने के लिए वो तैयार रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी दर्शकों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें सुझाव दे सकते हैं। हमारा पता है द्वारा केंद्र निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 800001। हमारा ईमेल ID है directorddkpatna@gmail.com। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय और विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।